हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन पे स्क्रीन के सामने आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 9 कंपनी फाइनल अकाउंट्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन पेज नंबर 151 पे दिया हुआ है, वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सो बिफोर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी शुड रीड द इंस्ट्रक्शन, राइट। चलिए इंस्ट्रक्शन रीड कर लेते हैं, क्या बोलना चाहते हैं भाई। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। गाइस फाइनल अकाउंट्स पूछा हुआ मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, राइट। सो वी हैव टू ड्रॉ बोथ द फॉर्मेट्स। सो आपको स्टार्टिंग आंसर की स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो आपको आंसर की स्टार्टिंग में दोनों की दोनों फॉर्मेट्स अपनी नोटबुक में या आंसर शीट में आपको पहले लिख देनी है, राइट। एंड इफ यू रिमेंबर द फॉर्मेट, let me help you in recalling this format. बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड जो होता है उसमें 3 टाइटल आते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड में 2 चीजें आएंगी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट। और बाकी के जो 2 टाइटल है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इसमें ए बी सी एंड इसमें ए सी डी आर रिलेटेड, जस्ट वन वर्ड डिफरेंट, राइट। सो इधर ए में है नॉन करंट बोरोइंग, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इधर है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इधर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर शॉर्ट टर्म भी लिख सकते हो, करंट भी लिख सकते हो, long term provisions, short term provisions, right? So an extra thing is trade payable, जिसको हम टीपी के शॉर्टकट से याद रखते हैं। तो ये बच्चे हो जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की फॉर्मेट। एंड आफ्टर द लायबिलिटी साइड विल गो फॉर द एसेट साइड। जस्ट हैव अ क्विक रिकैप। एसेट्स में ये एसेट्स का जो मेन टाइटल आपने लिखा उसमें 2 आएंगे, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट एंड इनटू दैट 2 सब कैटेगरीज आर देयर, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, राइट। अच्छा, उसके बाद इसमें बी सी डी और इसमें ए ई एफ आर रिलेटेड, द वर्ड्स, राइट, जस्ट वन वर्ड डिफरेंट, देयर इज जस्ट वन वर्ड डिफरेंस। सो देखना, इधर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इधर है करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, राइट। और बीच में जो हम एसेट साइड हमने कोड वर्ड से याद रखा हुआ है वो चीज है आईटीसी। आई से इन्वेंटरी, टी से ट्रेड रिसीवेबल और सी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। और बैलेंस शीट के बाद अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्मेट का भी क्विक रिकैप लिया जाए तो उसमें एक बेसिक फंडा ये है कि आपको इनकम माइनस एक्सपेंसेस करने हैं। तो इनकम में कौन सी इनकम है कि जस्ट 2 टाइप्स ऑफ इनकम्स आर देयर। वन इज सेल्स इनकम, for which the technical, the accounting term, the accounting words are revenue from operations, and the second one is other income. So 2 income का आपको बस यहाँ पे टोटल कर देना है, लिखना है टोटल इनकम मतलब कि टोटल रेवेन्यू। सो दिस इज समेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, राइट। टोटल करना है फर्स्ट सेकंड का, इधर थर्ड में आ जाएगा। अब फोर्थ आइटम क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के सामने देखो कोई अमाउंट नहीं है, कहते डैश मतलब कुछ भी नहीं है, ब्लैंक रखना है। अब उसमें हमारे पास छोटा सा कोड वर्ड हमने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, दैट इज PCDEFDO, PCDEFDO, और इसको पीसी डैफडो के नाम से प्रोनाउंसिएशन इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। सो पी से है परचेज, सी से चेंजेस इन स्टॉक, डी से डायरेक्ट एक्सपेंसेस, EFDO तो ई से एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, एफ से डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस लॉसेस या अदर एक्सपेंसेस। सो ये 7 तरह के हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, right? After summing up, after making total of these 7 expenses, the amount is written here, right? So ये आपका फोर्थ एक्सपेंस कैटेगरी का टोटल आ गया। अब इनकम में से एक्सपेंस माइनस का टोटल इनकम कहां पर है, ये रही टोटल इनकम पॉइंट नंबर 3 में है। और टोटल एक्सपेंस जो फोर्थ आइटम है, यहाँ पे 4th नंबर लिखा हुआ है, आपको चाहिए तो अब यहाँ पे भी वापस 4 नंबर लिख सकते हो। ओके, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, वी विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। सो दैट मींस थर्ड माइनस फोर्थ आइटम। सो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में शो भी करना है थर्ड माइनस फोर्थ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, सो फिफ्थ में से मतलब कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये टैक्स माइनस करेंगे तो विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू ब्रैकेट आइटम नंबर 5 माइनस आइटम नंबर 6। सो द रिजल्टेंट अमाउंट एट द एंड is item number 7, PAT, profit after tax, right? ये था क्विक रिकैप फॉर्मेट के लिए, राइट। सो आपको फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन स्टार्ट करना हो तो यू शुड हैव
प्रिंटेड का मतलब समझ जाना कि आपको पहले अपनी नोटबुक में पहले आंसर शीट में एकदम से ये फॉर्मेट्स छाप देनी है, उसके बाद क्वेश्चंस की डिटेल में जाएंगे. सो हियर वी हैव द क्वेश्चन, और क्वेश्चन में ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट. भले हाँ ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है. एक्चुअली इट इज नॉट, I don't think it is a balance sheet. No, balance sheet तो नहीं है, ये trial balance है. Here it is a typing error in the textbook. It is a trial balance. Okay. So trial balance is given. Based on trial balance, we have to prepare the final accounts. So guys, ये first and second ये दो adjustment ऐसा समझना, ठीक है? For other information या तो more details are given after the trial balance. So closing stock 42,000. आप बता सकते हो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट्स क्या आएंगे? चलो ठीक है, मत बताओ, मैं ही बता देता हूं. ओके चलो, क्लोजिंग स्टॉक की सबसे पहले एक इफेक्ट यहां पर आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. वैसे हम करते हैं क्रेडिट साइड. इफ यू रिमेंबर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटर, या तो भले ही पार्टनरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाए थे तो उसकी क्रेडिट साइड आता है. अब तो हम यहाँ पे एक्सपेंसेस सारे लिख रहे हैं, राइट? अब एक्सपेंसेस लिख रहे हैं मतलब वो तो डेबिट लिख रहे हैं. अब डेबिट में हमें क्रेडिट वाली आइटम सेट करनी है, तो ऑब्वियसली क्या होंगे, क्या होगा, हम साइन चेंज कर देंगे, मतलब कि नेगेटिव अमाउंट आ जाएगा. सो यू ऑलरेडी रिमेंबर चेंजेस इन स्टॉक के अंदर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, तो इस तरह से आप लिखोगे. तो ओपनिंग भले ही अभी हम हमारे पास डिटेल नहीं है, विल सी इन द क्वेश्चन, बट इन एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक माइनस 42,000 हम यहाँ पे कर देंगे. 42 कॉमा, so it is 222 okay, so consider it as 42,000, right? if एक इफेक्ट आ गई, दूसरी इफेक्ट कहां पे आएगी? तो दूसरी इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में असेट साइड में. वैसे हम करते ही थे क्लोजिंग स्टॉक पार्टनरशिप के बैलेंस शीट बनाते थे ना, उसमें भी हमने लिखा हुआ है. प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट्स वो भी हमने सीखा हुआ है, उसमें भी हमने लिखा हुआ है. यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, राइट? Closing stock is 42,000 in item number, yeah, note number 16. Done. So adjustment number 1 is over. Make provision for tax at 50% of net profit. Right? So guys, 50% of net profit, profit after tax के पहले सेकेंड लास्ट लाइन में फॉर्मेट में आप देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखूंगा, 50% टैक्सेशन. तो वो 50% किसका होगा? प्रॉफिट का होगा. यहाँ पे जो भी अपना प्रॉफिट आएगा ना, उसका आएगा. ये आइटम नंबर 5 का 50% होगा. सो दैट विल बी कैलकुलेटेड एट द एंड. ठीक है, लास्ट में टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस सब ये करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 50% प्रॉफिट टैक्सेशन प्रोविजन किया जाएगा. प्रोविजन फॉर टैक्स विल बी डन मेड, राइट? ओके चलिए, अभी ट्रायल बैलेंस के आइटम्स लेंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000. बता सकते हो कहां पर आएगा? बैलेंस शीट में आएगा? कौन से टाइटल में आएगा? बताओ बताओ, कोई बात नहीं. यस, इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, उसमें भी फर्स्ट जो मेन टाइटल है शेयर होल्डर्स फंड, उसका ए शेयर कैपिटल में लिखेंगे 2,40,000, राइट? सो 2,40,000, लेट अस राइट डाउन द अमाउंट. एंड गाइस इफ यू रिमेंबर, आपको अगर याद हो तो एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट आती है और ट्रायल बैलेंस के अमाउंट्स होते हैं, उसको एक एक जगह पे सिर्फ वन इफेक्ट देनी है, राइट? सो ये एक ही जगह पे लिखा जाएगा. नेक्स्ट, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस. तो गाइस ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास कोई स्पेशल टाइटल नहीं है, तो हम यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में लिख देंगे ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस. गॉट इट गाइस? इसमें हम अमाउंट लिख देंगे. अमाउंट कितना है? लेट मी सी, चेक. 24,000. सो हियर आई विल राइट डाउन द अमाउंट 24,000. देन परचेज है 4,26,000. वेरी इजी, यहाँ पे आएगा परचेज, राइट? 4,26,000. सो आइटम नंबर या नोट नंबर 3 के सामने 4,26,000 परचेज. 10% डिबेंचर्स क्या हो जाएगा बच्चों? वो कैन एनीवन टेल मी 10% डिबेंचर्स कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, कौन से टाइटल में आएगा? बताओ. हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा 1,20,000. 10% क्या था? डिबेंचर्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना था अमाउंट? फिर से 1,20,000.
सो नोट नंबर 3 पे 1,20,000। नेक्स्ट 10% डिबेंचर के बाद सेल्स दिया 9,60,000। सो ये हमारी मेन कोर इनकम होगी जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फर्स्ट आइटम 9,60,000 में लिख रहा हूँ सेल्स, राइट। उसके बाद है सॉफ्टवेयर 1,20,000, तो ये हो जाएगी हमारी इनटेंजिबल एसेट सॉफ्टवेयर। द अमाउंट इज 1,20,000। सो नोट नंबर 11 में सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल एसेट्स में, राइट। डन। नेक्स्ट वेजेस दिया हुआ है 24,000। तो वेजेस हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस है, और सैलरी एंड वेजेस, सैलरी भी आगे है ना, यस। सो गाइस वेजेस you can take under this direct expense title। wages कितना अमाउंट था 24,000। so ये wait, it is against note number 5, right? The next debenture interest is 12,000, so any kind of interest, that is our finance cost। debenture interest 12,000 rupees, right? फिर सैलरी 3 लाख रुपीज, दैट इज अवर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। नोट नंबर 6 के सामने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ब्रैकेट में लिखना है सैलरी। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट 14,400। इफ इट इज अ बैंक लोन, इट इज अवर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बट इट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज अवर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, and the amount is 14,400 rupees। 14,400 rupees। लैंड एंड बिल्डिंग 2,28,000, सो वो आएगा टेंजिबल एसेट में। 228 है, 2,28,000 टेंजिबल एसेट्स में लिखेंगे एल एंड बी, लैंड एंड बिल्डिंग, ओके। ओपनिंग स्टॉक है 36,000, सो चेंजेस इन स्टॉक में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं ना, वहीं पे लिख देंगे 36,000 माइनस क्लोजिंग, तो हमने लिखा हुआ ही है। सो 36 माइनस 42, सो -6,000 इन आउटर कॉलम, और नेगेटिव है मतलब कि हम ब्रैकेट में लिखेंगे। डन, चलिए हो गया। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड, सो इट इज अवर अदर काइंड ऑफ इनकम। अदर इनकम इधर लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। अदर इनकम में 15,600 रुपीज, 15,600 रुपए। एंड लास्ट डेटर्स 1,80,000। सो डेटर्स हमारे लिए करंट एसेट में आएगा, और अंडर करंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल नाम का हमारे पास टाइटल है, तो उसमें लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल ब्रैकेट में डेटर्स, राइट। डेटर्स अमाउंट था 1,80,000 रुपीज। 1,80,000 रुपीज। बाकी के जो टाइटल है यहाँ पे हम डैश कर सकते हैं, राइट। Okay, first of all, profit and loss statement that will be closed. Total of both the incomes 9,60,000 plus 15,600, तो ये आ जाएगा 9,75,600। बच्चों इसका मुझे टोटल करके दो एक्सपेंसेस का। इफ यू नीड आई कैन स्पीक these amounts for you, या तो एक काम करो, रहने दो, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। 4,26,000 है, माइनस 6,000 है, तो 420, 420 प्लस 24, इट विल बी 444 प्लस 3 लाख, तो 744, 744 और 12,000 रुपए, 756, 756 एंड 24,000, तो ये हो जाएगा 7,80,000, right? So now 9,75,000 is the total of income and 7,80,000 is total of expenses, right? So total income minus total expenses 9,75,600, मैं लिख रहा हूँ 975
600 minus 7,80,000. ओके, सो ये हो जाएगा 1,95,600. दैट इज अवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1,95,600, एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज 50% कर रहे हैं ना इसीलिए, राइट. सो 50% करना है तो मैंने डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 कर दिया. जो आंसर कितना है 97,800, 97,800 and 97,800 that is our profit after tax. Guys, अब थोड़ा ध्यान देना, ये दोनों आइटम लास्ट में जो है ना प्रोविजन फॉर टैक्स, दैट इज अवर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन. एक्चुअली यहां पे लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 97,800. एंड गाइस, जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा, राइट, दैट इज द सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सरप्लस है, रिमेनिंग रिजल्टेंट पॉजिटिव अमाउंट है, राइट. प्रॉफिट है ना, मतलब पॉजिटिव अमाउंट. तो आपको यहां पे लिखना है, ब्रैकेट में इधर लिख देता हूं प्रॉफिट, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखो तो भी चलेगा, राइट. 97,800. सो आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो पॉजिटिव प्रॉफिट था तो यहाँ पे रिजर्व सरप्लस में पॉजिटिव अमाउंट करके लिखना है. अगर पीछे उधर लॉस आता तो इधर ये हम माइनस करके लिख देंगे अमाउंट, ठीक है. और प्रोविजन फॉर टैक्स था वो एडजस्टमेंट था, और बीइंग एन एडजस्टमेंट इट विल हैव टू इम्पैक्ट्स, डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट, राइट. सो हमने वो भी कर लिया. एक इफेक्ट यहाँ पर आ गई थी, सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, and it is short-term provision, right? So now we'll make the total of balance sheet liability side as well as asset side, and if the total agrees, we can consider that our final account question is right. Okay, so चलिए मैं कर रहा हूँ 240 है. 240 के बाद में 120 थर्ड अमाउंट लेगा, 360 और 460, 457, 500. आप मत करो, मैं टोटल कर रहा हूँ 4,57,800. इफ आई एम रॉन्ग यू कैन जस्ट यू गाइड मी, हिंट मी कि सर यहाँ पे रॉन्ग है, ऐसे कहते हैं. प्लस 14,400 plus 97,800. The total of liability side comes to 5,70,000. I hope it must be right answer. If it is not, let me know. अगर वो wrong answer है तो मुझे बता दो अभी से. Right है 5,70,000 टोटल. अच्छा, एसेट साइड का टोटल कर रहे थे अभी. इधर मैं ले रहा हूँ, देखो 120 एंड 180 दैट कम्स टू 3 लाख रुपीस, 3 लाख रुपए आ गए, और 3 लाख है, और ये दोनों अमाउंट 228 एंड 42, 228, 30, 40, 70, 270 और 3 lakhs, 2,70,000 एंड 3 लाख, तो हो गया 5,70,000. 5,70,000, that is our final answer. Balance sheet total agrees. So here is your answer. You can take screenshot, or and after that you will just note it down in your notebooks. अच्छा, यहाँ पे ऊपर कंपनी का नाम एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च, जो भी आपको क्वेश्चन में डेट दी हो वो आपको लिखनी है, राइट. दैट्स ऑल अप टू यू. सो दिस इज आवर स्क्रीनशॉट नंबर 1. You should take it right now from your phones. And moving ahead, balance sheet answer, and that is our screenshot, your screenshot number 2. Balance sheet, liability side and asset side on a single page. Fine. So I hope this question is clear to you. आगे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस आंसर्स करते रहेंगे. अभी के लिए इतना ही. जय हिंद, जय भारत.